नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपका UPP का एग्ज़ाम की डेट क्लियर हो गई है, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी अन्य एग्ज़ाम होने हैं उन सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती हैं उनकी जानकारियां आपको मिलती रहें। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नए टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों की है 5% की। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। 5% की सरकार ने नए टैक्स रिजीम पर के अनुसार छूट की है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न हम देखेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये दोस्तों दिया गया है 6%। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, मेघालय, गुजरात। तो ये दोस्तों स्थित है असम राज्य में। तो यहाँ पर भी हमारा बी ऑप्शन एक बार फिर से सही, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिर से सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, पूर्वी असम में स्थित म्यूजियम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में प्रतिष्ठित 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त हुआ है। इस लिस्ट में इसके नामांकन के 1 दशक से अधिक समय बाद शामिल किया गया है। यह लगभग 700 साल पुराने ये म्यूजियम्स ईंट पत्थर का खोखला तहखाना है और इनमें राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 4 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर नंबरिंग नहीं की है, छूट गया है। ये 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, CRPF की स्थापना दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 27 जुलाई को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की स्थापना 27 जुलाई को और इस बार 27 जुलाई 2024 को मनाया गया। इसी दिन केंद्र सरकार के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल यानी कि CRPF को भारत के ब्रिटिश शासकों द्वारा 1939 में क्राउन प्रोटेक्टिव पुलिस के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसे 1949 में इसका नाम बदलकर CRPF यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। इसके अलावा 25 जुलाई की अगर हम बात करें तो ये है 25 जुलाई को मनाया जाता है विश्व डूबने से बचाव का दिवस। और बात करें हम 26 जुलाई को तो ये 26 जुलाई की तो ये कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। तो ये दोस्तों लक्ष्य रखा गया है 25,000। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि पिछले महीने जून तक देश भर में
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 PMBJ केंद्र खोले गए हैं, यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। 6 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का MD किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र कुमार, मनोज सोनी, विभूति भूषण नायक और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों रविंद्र कुमार सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यातक सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? ऑप्शन है आपके पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कमराजार बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। देश की कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना को मंजूरी दे दी है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है, अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, हाल ही में अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा है? ईटानगर, अगरतला, आइजोल और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आइजोल, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। 9 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, संस्कृति संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? अमेरिका, बांग्लादेश, ब्रिटेन और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, यहाँ पर ए ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 10 नंबर का प्रश्न आ जाता है, हाल ही में IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है, ये कहाँ किस? तो इसमें ऑप्शन है IIT मुंबई से है, IIT कानपुर से, IIT खड़गपुर से और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा IIT खड़गपुर, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है, गलत दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग हो गया है, किसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है? अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, नीता अंबानी और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, नीता अंबानी को फिर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है, सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अब हमारा 12 नंबर का प्रश्न आ चुका है, अंडमान और निकोबार के DGP कौन बने हैं? HGS धालीवाल, मनोज सोनी, विभूति नारायण नायक और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा HG धालीवाल, ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों 13 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और बी ऑप्शन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने त्रिपुट श्रेणी के उन्नत जहाज़ों में से एक को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने साल 2019 में त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अगला दोस्तों हमारा 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत
आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा है? गुवाहाटी, अगरतला, आइजोल, ईटानगर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आइजोल। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। मिजोरम का आइजोल अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आइजोल के पास सैरांग तक एक नया ब्रॉड गेज ट्रैक बिछा रहा है। गुवाहाटी राजधानी दिसपुर से सटा हुआ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश का नाहरलागुन पहले से ही रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन आइजोल सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो ये दोस्तों कर दी गई है 20 लाख कर दी गई। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। पहले यह सीमा केवल 10 लाख रुपए थी। यह सुविधा उनके लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लिए गए ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। गौरतलब यहाँ पर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में बजट पेश किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी इस बार बन सकता है कि बजट किस तारीख को इस बार पेश किया गया? तो ये जुलाई महीने की 23 तारीख को पेश किया गया। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, अगला दोस्तों हमारा 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? मियामी ओपन, स्विस ओपन, दुबई ओपन, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों स्विस ओपन जीता गया है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी यूकी भांवरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर हाल ही में स्विस ओपन 2024 का युगल खिताब अपने नाम किया है। स्विस ओपन गस्टार्ड 2024 15 से 21 जुलाई तक स्विट्जरलैंड के गस्टार्ड शहर में आयोजित किया गया था। यह क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला एक ATP 2050 कार्यक्रम है। अगला दोस्तों अब यहाँ पर 17 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ कब से शुरू हो गया है? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई। तो ये दोस्तों शुरू कर दिया गया है 26 जुलाई से। 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुका है। यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज़ 26 जुलाई से शुरू हो चुका है। विश्व खेल जगत के सबसे बड़े इवेंट पर दुनिया की नज़र टिकी हुई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व 16 खेलों के कुल 69 पदक इवेंट में 100 से अधिक एथलीट करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में 44 साल के भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज एथलीट होंगे, जबकि 14 साल की तैराक धननिधि देशमुख सबसे कम उम्र की प्रतिभागी होंगी। अगला दोस्तों अब हमारा 18 नंबर का प्रश्न आ चुका है। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन है आपके, एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, एक साथ एक बेहतर दुनिया के लिए, आगे बढ़ना भावना से एकजुट। तो इसकी थीम इस बार है चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, यानी यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। ओलंपिक दिवस 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, जो 1894 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्थापना का प्रतीक है। 1947 में डॉक्टर जोसेफ ग्रस द्वारा प्रस्तावित पहला ओलंपिक दिवस 1948 में मनाया गया था। 2024 की थीम लेटस
मूव एंड सेलिब्रेट खेलों में वैश्विक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में आयोजित किया जाएगा। अब अगला दोस्तों 19 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है। पेरिस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। विल्किस मीर, मधुमिता बिष्ट, राजलक्ष्मी सिंह और सानिया मिर्ज़ा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विल्किस मीर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर की जल क्रीड़ा प्रवर्तक और एथलीट विल्किस मीर पेरिस में होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य के रूप में इतिहास रच दिया है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा नियुक्त वह 26 जुलाई से 11 अगस्त तक खेलों में भाग लेंगी। 1998 में एक कैनोइस्ट के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने वाली विल्किस अपनी नियुक्ति को एक सपने के सच होने के रूप में देखती हैं, जो वैश्विक मंच पर एथलीटों और खेल प्रवर्तकों दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा 20 नंबर का और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार में सर्वाधिक नवीन सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? रेडियो बेजिंगर केरल, रेडियो ब्रह्मपुत्र असम, रेडियो मयूर बिहार, येरल वाणी संघाली महाराष्ट्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा येरल संघाली महाराष्ट्र, यानी डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। प्रथम पुरस्कार विजेता येरल वाणी संघाली महाराष्ट्र ने सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है, और आज के प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आते थे ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास फिर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।